आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो तैयार हो जाइए डरने के लिए। आधी रात का वक्त था। तेज हवा के साथ चारों ओर भयंकर बर्फबारी हो रही थी। रात के काले साई के सन्नाटे में उस जंगल के दवेदार पेड़ भी किसी शैतान से कम नहीं लग रहे थे। आधी रात के बाद उस जंगल का तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता था, मगर उसी जंगल में एक व्यक्ति मोटी शॉल पहने और हाथ में राइफल लिए बेतहाशा भागा चला जा रहा था। भागते हुए वह अपनी राइफल से 2-4 हवाई फायर भी करता जा रहा था। राइफल की गोली की आवाज़ जंगल के सन्नाटे को भंग करती हुई चीरती हुई हवा में गुम हो जा रही थी। चारों ओर जंगली भेड़ियों के रोने की आवाज़ उस जंगल के माहौल को बड़ा ही डरावना बना दे रही थी, मगर उन आवाज़ों से बेखबर वो व्यक्ति बस दौड़ा चला जा रहा था। काफ़ी दूर दौड़ने के बाद अचानक उस व्यक्ति के कदम रुक गए। उसने बड़ी फुर्ती से पीछे की ओर पलटकर आसपास के माहौल को भांपने की कोशिश की, मगर उससे भयानक पेड़ों और बर्फ़ के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आया। कपकपा देने वाली ठंड में उसके शरीर से पसीने की धाराएं बह रही थी। पसीना पोंछते हुए उस व्यक्ति ने एक लंबी सांस लेने की कोशिश की ही थी कि तभी उस व्यक्ति की निगाह अपने से कुछ दूरी पर एक बेहद पुराने लंबे और घने पेड़ पर चली गई। सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें दहशत और खौफ से फटी की फटी रह गईं। अचानक उसे अपने शरीर का खून जमता हुआ सा महसूस हुआ। उसने देखा कि उसके ठीक सामने उस घने पेड़ के पास कोई खड़ा था, जिसकी लंबाई उस घने और लंबे पेड़ के बराबर ही थी। उसकी भयानक आंखें बड़ी ही अजीब अंदाज में चमक रही थीं। उन आंखों का रंग बिल्कुल खून जैसा लाल था। उस भयानक बला को देखकर उस व्यक्ति का चेहरा दहशत से पीला पड़ गया। उसे अपनी सांसें हलक में अटकती हुई महसूस हुई। उस व्यक्ति ने तुरंत वहां से उल्टे पैर भाग जाना चाहा, मगर उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके पैरों को किसी ने बुरी तरह से जकड़ लिया हो। उसे अपना शरीर बेजान सा होता हुआ महसूस हुआ। ये देखकर वह व्यक्ति बुरी तरह से घबरा गया और कपकपाता हुआ उन आंखों की ओर देखकर बोला, कौन हो तुम? उस व्यक्ति ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में एक स्त्री की अजीब सी भारी घुर्राहट भरी आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर उसका रोम रोम डर से सिहर उठा। कुछ ही पलों में उस व्यक्ति का शरीर बहुत तेजी के साथ हवा में उड़ गया। उसकी दिल दहला देने वाली चीखों से पूरा जंगल दहल उठा। अचानक से उसका शरीर धड़ाम की आवाज़ से ज़मीन पर गिर गया, मानो उसे पूरी ताकत से किसी ने ऊपर से नीचे पटक दिया हो। वह व्यक्ति मर चुका था। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो कि उसके शरीर से खून का एक एक कतरा किसी ने निचोड़ लिया हो। उससे थोड़ी ही दूर पर उसी जंगल में 2 व्यक्ति, राकेश और राजन, हाथों में मशीन गन लिए हुए दौड़े जा रहे थे। वो दोनों फौजी थे। उस व्यक्ति की चीख की गूंज उन दोनों के कानों में भी बुरी तरह से टकरा गई, जिसे सुनकर वह दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन दोनों ने चीख की दिशा की ओर फुर्ती से दौड़ लगा दी। कुछ ही मिनट में वो दोनों उस व्यक्ति की लाश के सामने खड़े हुए थे। उस व्यक्ति की लाश देखकर राजन और राकेश के माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति की लाश ऐसी हो गई है जैसे कि उसे मरे हुए वर्षों बीत गए हो। राजन डरते हुए कपकपाती हुई आवाज़ में राकेश से बोला, ये आतंकवादी बिल्कुल बेवकूफ़ था। हम इसे बचाना चाह रहे थे, मगर ये तो खुद मौत के मुंह में चला गया। राकेश बोलता है, शायद ये समझ नहीं पाया कि हमसे भागकर ये अपनी मौत की तरफ दौड़ रहा था। जो भी हो, हमें भी यहाँ से तुरंत निकलना होगा। हम दोनों भी यहाँ सेफ नहीं हैं। राकेश ने इतना कहा ही था कि तभी उन दोनों के कानों में भी किसी स्त्री की बेहद भयानक घुर्राहट भरी आवाज़ उन दोनों के कानों को चीर गई। उस स्त्री की घुर्राहट से पूरा जंगल सिहर उठा। राजन चीखते हुए राकेश की ओर देखकर बोला, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था राकेश। अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। ये उसी की आवाज़ है। वह दोनों वहाँ से भागने ही वाले थे, मगर उन दोनों को भी ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उन दोनों के पैरों को किसी ने जकड़ लिया हो। कुछ ही देर में उन दोनों की चीखों से पूरा जंगल दहल उठा। कुछ ही पलों में उन दोनों की लाश भी उसी आतंकवादी के पास पड़ी हुई थी। उन दोनों के चेहरे बिल्कुल उसी आतंकवादी की तरह हो गए थे, मानो उनके शरीर से किसी ने खून की एक एक बूंद निचोड़ ली हो। अब पूरे जंगल में सिर्फ तेज हवाओं और सन्नाटों का राज कायम था। इस घटना के 2 दिन बाद दिल्ली का रहने वाला अर्जुन बहुत खुशी खुशी शाम के वक्त अपने घर आया। घर आते ही सबसे पहले वह किचन में चला गया, जहां उसकी पत्नी डिनर बना रही थी। उसकी 10 साल की बेटी विनी अपने दादा दादी के साथ टीवी देखने में व्यस्त थी। आते ही अर्जुन ने अपनी पत्नी पूजा को पीछे से पकड़ लिया। अर्जुन की इस हरकत पर
पूजा बुरी तरह से घबरा कर बोली, ये क्या कर रहे हो? अंदर माँ और पिताजी विनी के साथ टीवी देख रहे हैं। माँ अभी अभी किचन से गई है और पिताजी खाने का वेट कर रहे हैं। उन्होंने देख लिया तो क्या होगा? पूजा की बात सुनकर अर्जुन हंसते हुए बोला, अरे क्या होगा, पिताजी को भी जवानी के दिन याद आ जाएंगे। पूजा बोलती है, कुछ शर्म है कि नहीं, या वो भी बेचकर खा ली? हमारी विनी 10 साल की हो गई है, लेकिन तुम्हें अभी तक अकल नहीं आई कि क्या बात करनी है और क्या नहीं। अब जल्दी से बताओ, आज इतने खुश क्यों हो? अर्जुन बोलता है, बात ही कुछ ऐसी है, तुम जानती हो मुझे फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी मिल गई है और मेरी पहली पोस्टिंग कश्मीर की खूबसूरत वादियों में हुई है। तुम कश्मीर हमेशा से देखना चाहती थी, और तो और सरकार ने मुझे जंगल के बीच में ही एक बहुत खूबसूरत बना बंगला भी दिया है रहने के लिए। अर्जुन की बात सुनकर उसकी पत्नी पूजा खुशी से चहक उठी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अर्जुन ने उसे जो कुछ भी बताया था वह सच बताया था। पूजा भागी भागी खुशी से अपने सास ससुर के पास चली गई और उनसे एक ही सांस में अर्जुन के द्वारा बताई हुई खुशखबरी सबको बता दी। अर्जुन की नौकरी की बात सुनकर उसके माँ और पिता बेहद खुश हो गए। वैसे तो पेशे से अर्जुन एक बिजनेसमैन था, मगर वो हमेशा से एक फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी करना चाहता था और इसके लिए वह कई सालों से लगातार कोशिश में लगा हुआ था और आखिरकार उसकी कोशिश रंग लाई। अर्जुन ने अपने परिवार वालों को बता दिया कि उन सबको कल ही यहाँ से निकलना होगा, मगर अर्जुन के माता पिता नहीं जाना चाहते थे। ये सोचकर कि उनका ये मकान खाली हो जाएगा, वे अपने इस घर में ताला नहीं लगाना चाहते थे, मगर अर्जुन अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। अर्जुन का साला निशांत, जो कि पेशे से अर्जुन का बिजनेस पार्टनर था, अर्जुन ने फ़ोन करके उसे भी अपने साथ कश्मीर ले जाने के लिए मना लिया। अर्जुन सोच रहा था कि कश्मीर उसके लिए नई नई जगह है, इसलिए उसके साथ उसके हम उम्र व्यक्ति का भी साथ होना ज़रूरी है और उसके लिए उसे निशांत से बेहतर कोई और नहीं लगा। अगले दिन अर्जुन निशांत के साथ अपने परिवार को लेकर कश्मीर की ओर रवाना हो गया। अर्जुन की फैमिली बहुत खुश थी। फ़्लाइट शाम की थी। 3 घंटे के अंदर फ़्लाइट ने उन्हें कश्मीर में छोड़ दिया। एयरपोर्ट के बाहर सरकारी गाड़ी उन सबको लेने के लिए उनका इंतज़ार कर रही थी। अर्जुन और उसका परिवार कार में बैठ गया। सरकारी गाड़ी ने अपना रुख जंगलों की ओर कर लिया। करीब 5 घंटे के बाद रात के 2 बजे अर्जुन एक आलीशान पैलेस के सामने खड़ा हुआ था। चारों ओर घना जंगल और घना कोहरा फैला हुआ था। उस घने जंगल में इतने आलीशान पैलेस को देखकर अर्जुन की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो जीप के ड्राइवर की ओर देखकर बोला, ये तो बहुत ही आलीशान पैलेस है और काफ़ी पुराना बना हुआ मालूम पड़ता है। ड्राइवर उसकी बात का जवाब देता है, आपने सही पहचाना साहब, कहते हैं इस पैलेस को बहुत सालों पहले एक अंग्रेज अफसर ने बनाया था। वो जंगलों में ही रहना पसंद करता था। आज़ादी के बाद फिर इस पर भारतीय सरकार का कब्जा हो गया और तब से लेकर आज तक ये सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिसर का गेस्ट हाउस बना हुआ है। आइए मैं आप सबको आपके कमरे दिखा देता हूँ। ड्राइवर ने इतनी बात बोली ही थी कि तभी जंगल में से अजीबोगरीब आवाज़ें आना शुरू हो गईं। इन आवाज़ों को सुनकर पता नहीं क्यों पूजा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डरते हुए अर्जुन की ओर देखकर बोला, ये आवाज़ें कैसी हैं अर्जुन? अर्जुन ने जवाब दिया, अरे भाई, चारों ओर घना जंगल है। अब जंगल में सब जंगली जानवर एक साथ रोते हैं तो उनकी आवाज़ें ऐसी ही मालूम पड़ती हैं। मगर अर्जुन ने देखा कि उन आवाज़ों को सुनकर ड्राइवर का चेहरा डर से पीला पड़ गया। अर्जुन ने ड्राइवर की ओर देखकर कहा, इतनी ठंड में तुम्हारे चेहरे पर ये पसीना क्यों? मगर ड्राइवर ने अर्जुन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने जल्दी से अर्जुन की ओर देखकर कहा, आइए साहब, अंदर आइए। रात के वक्त कभी कभी जंगली जानवर इस पैलेस के आसपास भी आ जाते हैं। इतना कहकर वह बड़ी फुर्ती से उस पैलेस के अंदर घुस गया। अर्जुन और उसका परिवार उस ड्राइवर के पीछे धीरे धीरे कदमों से उस पैलेस के अंदर चला गया। दोस्तों, आज की इस कहानी का पहला पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलेंगे एक और नई डरावनी